नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम इंसान इस धरती पर आखिर रहते कैसे हैं और हमारा इस प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ क्या रिश्ता है? आज हम मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की इसी रोमांचक दुनिया की सैर करने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस दिलचस्प रिश्ते की जो गुत्थी है ना, उसे सुलझाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही आसान से सवाल के साथ। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको क्या दिखता है? दरअसल हमारी पृथ्वी के दो ही तो मुख्य हिस्से हैं। एक तो है प्रकृति, यानी ये पहाड़, नदियां, जंगल, और दूसरा है हम, यानी इंसान और इंसानों की बनाई हुई ये पूरी दुनिया। बिल्कुल सही। और जानते हैं, यही है मानव भूगोल का असली काम। ये इसी खूबसूरत और हाँ, कभी-कभी काफी उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करता है कि कैसे प्रकृति हमें बनाती है और कैसे हम अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रकृति को बदल भी देते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस रिश्ते को आखिर समझें कैसे? देखिए, अलग-अलग विद्वानों ने इसे अलग-अलग नजरिए से देखा है। आज हम तीन सबसे जरूरी परिभाषाओं को, तीन सबसे जरूरी दृष्टिकोणों को समझेंगे जो इस विषय की नींव हैं। सबसे पहले आते हैं रैडज़ल। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया, संश्लेषित। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मानव भूगोल सिर्फ इंसानी समाज या सिर्फ धरती का अलग-अलग अध्ययन नहीं करता, बल्कि इन दोनों को जोड़कर एक साथ मिलाकर देखता है। इसके बाद आई एलन सी सैंपल। उन्होंने एक और बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो रिश्ता है ना, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। यहां सबसे जरूरी शब्द है परिवर्तनशील, यानी इंसान भी लगातार बदल रहा है और हमारी पृथ्वी भी तो स्थिर नहीं है। तो ये एक लगातार चलने वाला डांस है। और फिर आते हैं विडाल डी ला ब्लाश, जो एक बिल्कुल नया आइडिया लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि ये तो एक नई संकल्पना है। मतलब यह हमें बताता है कि इंसान और प्रकृति के बीच अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत पॉसिबिलिटीज छिपी हुई हैं। तो चलिए अब इन विचारों को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब प्रकृति ही सब कुछ थी, जब नेचर ही बॉस था। इसे कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। मतलब जब इंसान पूरी तरह से प्रकृति के इशारों पर ही चलता था। इस सोच को कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। जरा सोच कर देखिए, हजारों साल पहले जब हमारे पास आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब क्या होता होगा? तब प्रकृति ही बॉस थी। इंसान प्रकृति से डरता था, उसकी पूजा करता था, क्योंकि उसके पास प्रकृति को बदलने की कोई ताकत ही नहीं थी। अब इस बड़ी सी बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। चलिए मिलते हैं बेंडा से, जो मध्य भारत के घने जंगलों में रहता है। उसकी कहानी हमें बताएगी कि यह पर्यावरणीय निश्चयवाद असल में होता क्या है। तो आप देख सकते हैं, बेंडा का पूरा जीवन जंगल पर ही निर्भर है। खाना, रहना, सब कुछ। वो प्रकृति की पूजा करता है और उसके नियमों के हिसाब से ही चलता है। यही तो है मानव का प्राकृतिकरण, जहां इंसान ने खुद को प्रकृति के सांचे में पूरी तरह से ढाल लिया है। लेकिन क्या कहानी हमेशा ऐसी ही रहती है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब कहानी को पलटते हैं। अब बात करते हैं उस दौर की जब इंसान ने प्रकृति को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। इस नए विचार का नाम है संभववाद। यहां पर ना खेल बदल जाता है। अब प्रकृति सिर्फ हमें मौके या अवसर देती है, और ये हम इंसानों पर है कि हम अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन मौकों को हकीकत में कैसे बदलते हैं। यहां इंसान सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी बन जाता है। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए अब मिलते हैं कैरी से। कैरी की दुनिया बेंडा की दुनिया से एकदम अलग है, और उसकी कहानी हमें दिखाएगी कि टेक्नोलॉजी से क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। जरा कैरी की जिंदगी देखिए। बाहर बर्फ पड़ रही है, लेकिन वो अपने गर्म घर में आराम से बैठी है। वो ऐसे फल खा रही है जो हजारों मील दूर उगाए जाते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। यही है प्रकृति का मानवीकरण, जहां इंसान ने प्रकृति की मुश्किलों को अपनी सहूलियत में बदल दिया है। तो अब देखिए इन दोनों दुनियाओं को एक साथ। एक तरफ बेंडा है जो प्रकृति का हिस्सा बन के जी रहा है, और दूसरी तरफ कैरी है जिसने टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि निश्चयवाद और संभववाद में आखिर क्या फर्क है। तो ये दो एकदम अलग तस्वीरें हैं ना। एक में इंसान प्रकृति का गुलाम है, तो दूसरे में मालिक। लेकिन क्या हकीकत हमेशा ऐसी ही होती है? हमेशा इन दो सिरों पर ही होती है? तो सवाल यह है कि क्या सच हमेशा इन दो सिरों पर ही होता है? क्या कोई बीच का रास्ता नहीं है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं एक तीसरे और सबसे संतुलित नजरिए की, जिसे कहते हैं नव निश्चयवाद।
ये बीच का रास्ता हमें दिखाया ग्रिफिथ टेलर ने। उन्होंने कहा कि असली कहानी ना तो पूरी तरह से प्रकृति की जीत की है और ना ही इंसान की। सच तो कहीं बीच में है, और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया। उन्होंने ट्रैफिक लाइट का उदाहरण दिया। सोचिए, लाल बत्ती का मतलब है रुको, प्रकृति कह रही है बस इससे आगे मत बढ़ो, ये खतरनाक है। पीली बत्ती का मतलब है सोचो और समझो, थोड़ा रुको। और हरी बत्ती का मतलब है कि ठीक है, अब तुम आगे बढ़ सकते हो, मतलब विकास करो लेकिन प्रकृति की इजाजत लेकर। इसीलिए इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? सीख ये है कि हम प्रकृति को तभी जीत सकते हैं जब हम उसके नियमों का पालन करें। अगर हम प्रकृति की लाल बत्ती को अनदेखा करके आगे बढ़ते रहेंगे तो नतीजा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और तबाही। यही आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सबक है। तो अब जब हम इंसान और प्रकृति के इस रिश्ते को समझ चुके हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि मानव भूगोल का दायरा आखिर कितना बड़ा है। ये कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो कई सारे विषयों का एक संगम है। इस टेबल को देखिए जरा। जब हम समाज की बात करते हैं तो मानव भूगोल समाजशास्त्र से जुड़ जाता है। जब हम व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यह अर्थशास्त्र से जुड़ जाता है। और जब हम देशों और सीमाओं की बात करते हैं तो यह राजनीति विज्ञान का हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब है कि मानव भूगोल हमें जिंदगी के हर पहलू को एक जमीनी नजरिए से देखने में मदद करता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जटिल विषयों को आपके लिए सरल बनाते रहें, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो जो बेल आइकॉन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर जानकारी मिलती रहे। संक्षेप में कहें तो मानव भूगोल हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और इस ग्रह पर हमारी असली जगह क्या है। यह हमारे घर, हमारे शहर, हमारी संस्कृति, हर चीज़ की कहानी है, और ये कहानी हमेशा हमारी पृथ्वी से जुड़ी होती है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे में इतने गहरे गुंथे हुए हैं, तो क्या हम सच में इन दोनों को कभी अलग करके देख भी सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।